तो लास्ट क्लास फिजिक्स में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास फिजिक्स में हमने देखा था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। मतलब अगर मैं एक रजिस्टर या कोई भी अप्लायंस में अगर मैं हीट या फिर करंट पास करवाता हूं तो वो हीट हो जाता है और उसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। और उसमें देखा था इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, एप्लीकेशंस ऑफ हीट एनर्जी या एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। आज के क्लास में हम बात करेंगे अगर मैं बहुत सारा मटेरियल या अप्लायंसेस का मतलब जैसे मान लो फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, घर में अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सीरीज में जोड़ता हूं तो क्या होता है, और अगर पैरेलल में जोड़ता हूं तब क्या होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसके बाद एफिशिएंसी वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। तो पहला चीज क्या है, पावर कंजप्शन इन कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस। अब कॉम्बिनेशन इन अप्लायंसेस में हम दो तरीके के कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा कर सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लो मेरे पास तीन बल्ब है, ठीक है, तीन बल्ब है। मैं बल्ब को इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो वो कंडक्टर से ही बना होता है, और अगर कंडक्टर से बना है तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही होगा, इसलिए मैं रेजिस्टर के फॉर्म में बना रहा हूं। ठीक है, मान लो तीन रेजिस्टर को मैंने सीरीज में जोड़ा, ठीक है, सीरीज में जोड़ा और उसको एक सप्लाई मैंने दिया V वोल्टेज दिया, और ये जो तीनों अप्लायंसेस हैं इनका पावर रेटिंग मान लो P1, P2 और P3 है, और ये तीनों अप्लायंसेस V वोल्टेज या V रेटिंग से इतने वोल्टेज से ही चल पाएंगे। उससे कम अगर दिया जाए तो नहीं चल पाएगा, उससे ज्यादा अगर दिया जाए तो वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, तीन अप्लायंसेस, तीन अलग अलग बल्ब लिए, तीन अलग अलग बल्ब जिसका पावर रेटिंग मतलब एक का हो गया मान लो 20 वाट, दूसरा का हो गया मान लो 30 वाट और एक तीसरा का मान लो 40 वाट। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग पावर रेटिंग के बल्ब मैंने सीरीज में जोड़े और अलग अलग, और वो तीनों बल्ब लेकिन एक ही सप्लाई या मतलब एक ही वोल्टेज सप्लाई पे वो चल पाते हैं, जो कि मान लो 220 वोल्ट है। ठीक है, V वोल्टेज के सप्लाई पे वो चल पाते हैं। ठीक है, अब आते हैं, अगर ये तीनों बैटरी या तीनों अप्लायंसेस जिसका पावर P1, P2 और P3 है तो इनका रेजिस्टेंसेस कितना होगा, तो मान लो R1, R2 और R3 ये तीन होंगे या नहीं होंगे। और हमें क्या पता है पावर इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू V² अपॉन R ये होता है। तो R विल बी इक्वल टू कितना, दैट इंप्लाइज R विल बी इक्वल टू V² बाय P, ये होगा या नहीं होगा। तो R1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, V² बाय P1, R2 विल बी इक्वल टू V² बाय P2 और R3 विल बी V² बाय P3, ये होगा या नहीं होगा। अब इन तीनों रजिस्टर अप्लायंसेस वो कैसे कनेक्टेड हैं, ये तीनों हमारे कनेक्टेड है सीरीज में। तो अगर सीरीज में कनेक्टेड है एज द बल्ब्स या फिर अप्लायंस जो भी बोल सकते हो आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो R इक्विवेलेंट आपका कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा या नहीं होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, V बाय P इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू V², R1 के जगह पे V² बाय P1 प्लस V² बाय P2 प्लस V² बाय P3, इधर भी स्क्वायर होगा। ठीक, ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। अब अगर मैं इसमें से V² कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, दैट इंप्लाइज 1 बाय P इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2 प्लस 1 बाय P3,
ये होगा या नहीं होगा? यहां तक समझ में आया? तो 1/P इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कितना? 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। अब अगर इफ देयर आर कैपिटल N नंबर ऑफ बल्ब्स in of same power in series, अगर कनेक्टेड हो जाए, मतलब n नंबर ऑफ बल्ब्स अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं और सबका पावर अगर मेरा सेम हो जाए, देन क्या हो जाएगा? देन P इक्विवेलेंट 1/P इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? N/P। ये होगा या नहीं होगा? दैट इंप्लाइज P इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? P इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू P/N। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? चलो, अब अगर इसके बाद हम देखें तो करंट इसमें कितना जा रहा होगा? करंट इसमें I जा रहा होगा, मान लो लेट इसमें से I करंट जा रहा है, तो I विल बी इक्वल टू कितना? देन करंट थ्रू द सर्किट, हमारा कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू V बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये होगा या नहीं होगा? करंट थ्रू द सर्किट। अब इसमें मेन चीज जो आती है वो देखो, यहां पे अगर आप देखोगे जो रेजिस्टेंस है वो पावर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं है? देख लो कहीं पे भी रेजिस्टेंस जो है वो पावर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आज मैं यहां पे क्या लिखूंगा? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। अगर मैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, तो कितना हो जाए? क्या होगा? जिसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस या मैक्सिमम वोल्टेज, जिसका या फिर पावर या फिर वोल्टेज अगर आप बोल सकते हो, जिसका ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। होगा या नहीं होगा? जिसका पावर या फिर वोल्टेज ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो धीमे से जलेगा या नहीं जलेगा? P इक्वल टू क्या होता है? पावर इक्वल टू I²R होता है। अगर यहां पे देखो P इज पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा, तो जिसमें ज्यादा करंट जाएगा या जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका ब्राइटनेस क्या होगा? ब्राइटनेस कम होगा। अब पूछोगे सर रेजिस्टेंस और ब्राइटनेस कैसे कनेक्टेड है? अब देखो, कोई भी मटेरियल का अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, ब्राइटनेस कैसे आता है? कोई भी मटेरियल से लाइट कैसे निकलता है? जब वो हीट होता है, जब वो गर्म होता है, और उसको गर्म, अब अगर मान लो इस पेन, ये कंडक्टर है, इसमें अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ या फिर रेजिस्टेंस, इसमें अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो करंट को इसमें से जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो इसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन टकरा रहे होंगे वो और ज्यादा टकराएंगे, और ज्यादा टकराने पे वहां पे ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगा। तो अगर ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज हुआ तो वो ज्यादा ग्लो करेगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? चलो ठीक है, देखो जिसका मान लो दो कंडक्टर में लेता हूं, ठीक है, एक ब्लैक कंडक्टर और एक रेड कंडक्टर। इसका रेजिस्टेंस मान लो ज्यादा है, ब्लैक पेन का रेजिस्टेंस ज्यादा है, और इसका जो रेड पेन है उसका रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, याद रखना रेड का कम है, ब्लैक का ज्यादा है।
ठीक है, ब्लैक का ज्यादा रेजिस्टेंस, रेड का कम रेजिस्टेंस। जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट को उसमें से जाने में ज्यादा टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, और जिसमें रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट जल्दी से निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा। अब जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है, करंट अगर उसमें ज्यादा टाइम लेगा जाने में, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो आयंस होंगे, जो चार्ज कैरी कर रहे होंगे, उसमें ज्यादा मूवमेंट होगा या ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा। उसमें ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो नहीं, ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगा या नहीं होगा। क्यों ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगा? क्योंकि जो आयंस होंगे वो ज्यादा टकराएंगे एक दूसरे से। अगर मैं दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट डालूं, लेकिन इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसीलिए इसमें जो आयंस होंगे वो ज्यादा एक दूसरे से टकराएंगे एज कंपेयर टू दिस रेजिस्टर। क्योंकि इसमें इसका रेजिस्टेंस कम है तो आराम से करंट इसमें से पास हो जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा नहीं टकराएंगे लेकिन ज्यादा नहीं टकराएंगे। तो जो जिसका रेजिस्टेंस कम है वो कम हीट प्रोड्यूस करेगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। अब अगर ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा ग्लो करेगा, क्योंकि अगर कोई बल्ब जल रहा हो जाके उसको टच करना, वो गर्म होता है ना। ब्राइटनेस कैसे पता चलता है? कोई चीज ज्यादा ग्लो कर रहा है कैसे पता चलेगा? ग्लो करने का मतलब होता है उसमें से हीट एनर्जी निकल रहे। सन से हमें लाइट मिलता है क्योंकि सन जल रहा है, सन गर्म है, इसलिए वहां से हमें लाइट मिलता है। तो अगर ये ज्यादा गर्म होगा तो इसमें से ज्यादा लाइट निकलेगा, ये कम गर्म होगा तो कम लाइट निकलेगा। तो जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका ज्यादा ब्राइटनेस होगा, जिसका कम रेजिस्टेंस होगा उसका कम ब्राइटनेस होगा। समझ आया या नहीं आया? अंचल समझ आया? चलो, तो यहां पे जिसका वोल्टेज ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका वोल्टेज ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो ब्राइटनेस कम होगा, ठीक है। या फिर इसका अगर इनवर्स देखो, उल्टा देखो, अगर पावर या वोल्टेज हमारा जिसका कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा। समझ में आया या नहीं आया? और इसमें और एक चीज भी है, इसमें और एक चीज भी लास्ट में लिखना कि अगर मान लो ये तीनों अप्लायंस एक साथ जुड़े हुए हैं सीरीज में, अगर मान लो जो करंट है वो सेफ्टी लिमिट को क्रॉस कर जाता है, ठीक है। सेफ्टी लिमिट मतलब हर एक अप्लायंस का अपना अपना सेफ्टी लिमिट होता है कि उतना करंट वो झेल सकता है, ज्यादा करंट दे दोगे वो खत्म हो जाएगा। तो अगर मान लो करंट जो है वो सेफ्टी लिमिट को क्रॉस कर देता है, तो सबसे पहला या पहले कौन सा अप्लायंस खराब होगा या जलेगा? ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो जिसका वोल्टेज सबसे कम होगा, जिसका वोल्टेज या पावर रेटिंग या वोल्टेज जिसका कम होगा वो पहले बर्स्ट करेगा या पहले खराब होगा या पहले फ्यूज होगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको लिख लेना, इफ करंट एक्सीड्स द सेफ्टी लिमिट the bulb with lowest wattage will fuse first, ठीक है। और सबसे ब्राइट कौन ग्लो करेगा? जिसका पावर या वोल्टेज जिसका सबसे कम होगा वो ज्यादा ब्राइटनेस से ग्लो करेगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन,
ठीक है, इसको दिमाग में रखना। मैं और एक बार बोल देता हूं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन जिसका वोल्टेज सबसे कम होगा वो ज्यादा ब्राइटनेस से ग्लो करेगा, और अगर करंट सेफ्टी लिमिट पार कर रहा है या क्रॉस कर रहा है तो सबसे पहले फ्यूज कौन होगा, जिसका वोल्टेज सबसे कम होगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? नेक्स्ट आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर बल्ब्स को हम पैरेलल में लगाएं तो क्या होगा, इसको जरा देखते हैं। ठीक है, मान लो 3 बल्ब है, 1, 2 और 3, और तीनों बल्ब्स को मैं एक वोल्टेज सप्लाई V के अक्रॉस लगाया। ठीक है, इसका पावर रेटिंग मान लो P1, इसका P2, इसका P3, और तीनों मान लो वोल्टेज V से चल रहे होंगे। ठीक है, या सप्लाई वोल्टेज है या जो रेटिंग है वो है V। ठीक है, तो R1 हमारा कितना हो जाएगा, R1 विल बी इक्वल टू V स्क्वायर बाय P1, R2 विल बी इक्वल टू V स्क्वायर बाय P2, और R3 विल बी इक्वल टू V स्क्वायर बाय P3। ये होगा या नहीं होगा? अब एज बिकॉज ये तीनों कैसे कनेक्टेड हैं, ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये होगा। अब अगर मैं बोथ साइड V स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूं इस स्क्वायर इस इक्वेशन में, तो V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू V स्क्वायर बाय R1 प्लस V स्क्वायर बाय R2 प्लस V स्क्वायर बाय R3। ये हो जाएगा। अब अगर यहां पे देखो V स्क्वायर बाय R1 मेरा कितना हो जाएगा, कितना होगा, अगर R1 इक्वल टू V स्क्वायर बाय P1 है तो इसमें से अगर मैं P1 निकालूं, P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बाय R1। इसमें से अगर P2 निकालूं तो कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बाय R2, और इसमें से अगर मैं P3 निकालूं तो P3 विल बी इक्वल टू V स्क्वायर बाय R3। ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, P इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। इफ n number of same of bulbs of same power are connected in parallel, then P equivalent इक्वल टू कितना हो जाएगा, P equivalent will be equal to कैपिटल N इंटू P। ये होगा या नहीं होगा? P1 क्या है, V स्क्वायर बाय R1, P2 हमारा क्या है, P2 है V स्क्वायर बाय R2, और P3 क्या है, V स्क्वायर बाय R3। अब यहां पे अगर देखोगे जिसका पावर ज्यादा होगा, जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और अगर पावर ज्यादा है रेजिस्टेंस कम है, जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या कम होगा, तो उसका ब्राइटनेस यहां पे क्या हो जाएगा, ब्राइटनेस उसका ज्यादा हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, आपने तो सर पीछे बोला कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा। अब देखो यहां पे एज बिकॉज पैरेलली कनेक्टेड है, इसको समझना, जिसका ये पैरेलली कनेक्टेड है, और एज बिकॉज ये पैरेलली कनेक्टेड है तो इसमें करंट भी अलग अलग जा रहे होंगे, करंट तो अलग अलग जा रहे होंगे ना, इसमें I1 करंट जा रहा होगा, इसमें I2 करंट जा रहा होगा, इसमें I3 करंट जा रहा होगा, तो इस पे ये पावर पे डिपेंड तो करता है, उसके साथ साथ करंट पे भी डिपेंड करता है। अब देखो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसी में से ज्यादा करंट जाएगा।
इसको समझना, करंट किस रास्ते से जाना प्रिफर करता है, जिसमें रेजिस्टेंस कम हो। तो जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज्यादा करंट जाएगा, और अगर ज्यादा करंट गया तो उसका ब्राइटनेस भी ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सुप्रिया समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो इसको समझना, अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3, जिसमें इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, याद करो जब हम रेजिस्टर को पैरेलल में जोड़ते हैं तो यहां पे करंट जो जा रहा होगा, जो करंट यहां पे जा रहा होगा, ये करंट टूट के तीन अलग अलग रास्ते में जाते हैं, I1, I2, I3। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, पूरा I ही जाता है या नहीं जाता है? तो अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट, अब रेजिस्टेंस के बारे में भूल जाओ, करंट किस रास्ते से जाने में पसंद करता है? आप गाड़ी चलाने में कौन से रास्ते में कंफर्टेबल हो, खाली रास्ता या भीड़ भाड़ वाला रास्ता? ऑब्वियसली खाली रास्ता। तो करंट किस रास्ते से जाना प्रिफर करता है? जिस रास्ते में कम रेजिस्टेंस होते हैं। तो जिसमें कम रेजिस्टेंस होगा, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा, उसमें ज्यादा करंट जाएगा। यहां पे देखो ब्राइटनेस में डायरेक्ट लिख दिया इसलिए समझ नहीं आया। जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा करंट वहां पे ज्यादा होगा, और अगर करंट वहां पे ज्यादा हुआ तो तेज ब्राइटनेस, जिसमें करंट ज्यादा उसमें ब्राइटनेस भी ज्यादा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो करंट ज्यादा तो ब्राइटनेस भी ज्यादा। आंचल समझ में आया या नहीं आया? तो समझना क्या है, जिस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस कम हुआ उसमें से ज्यादा करंट जाएगा, और अगर ज्यादा करंट गया तो ब्राइटनेस भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहां पे हमारा क्या है, अगर करंट एक्सीड करता है हमारा सेफ्टी लिमिट को, तो पहले कौन सा बल्ब खत्म होगा या कौन सा अप्लायंस खत्म होगा? जिसका वोल्टेज सबसे ज्यादा हो। क्यों? अगर ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया तो उसमें ज्यादा करंट जाएगा, और उसमें कम करंट जाएगा। देखो अगर जिसका वोल्टेज ज्यादा, अगर करंट यहां पे मुझे ज्यादा मिल गया तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, करंट बहुत कम जाएगा, और अगर कम गया तो वो क्या हो जाएगा, कम अगर जाएगा तो वो अप्लायंस अच्छे से चलेगा नहीं, तो अगर चला नहीं तो वो क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा या फ्यूज हो जाएगा। तो यहां पे लिखना, इफ द करंट एक्सीड्स द safety limit, the bulb with maximum wattage, जिसमें सबसे ज्यादा वोल्टेज होगा वो वोल्टेज विल फ्यूज फर्स्ट। शायद मैंने यहाँ पे अभी थोड़ा गलत बोल दिया। हाँ, मैंने क्या बोला, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, नहीं सॉरी, वो स्टेटमेंट गलत था, उसको नोट मत करना। क्या है, देखो जिसमें अगर करंट हमारा एक्सीड कर जाएगा सेफ्टी लिमिट से, अगर करंट हमारा सेफ्टी लिमिट से एक्सीड कर जाएगा तो जिस बल्ब का वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा, जिस बल्ब का वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा वो पहले फ्यूज होगा। मतलब अगर वोल्टेज सबसे ज्यादा तो रेजिस्टेंस सबसे कम, और रेजिस्टेंस सबसे कम जिसका होगा वो पहले खत्म होगा, वो पहले जल जाएगा। ठीक है, तो
अब इधर इसको समझना, जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा तो ब्राइटनेस भी ज्यादा होगा, और जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, वो सबसे पहले फ्यूज होगा। ठीक है, इन दोनों बातों को याद रखना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक बार बुक भी पढ़ लेना तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, 2-3 बार लिख लेना, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चंस में इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे और एक टॉपिक है उस पर चलेंगे। जो नेक्स्ट चीज है वो है एफिशिएंसी ऑफ ए सोर्स। एफिशिएंसी ऑफ ए सोर्स, एफिशिएंसी ऑफ ए सोर्स मतलब मान लो एक बैटरी है या फिर सेल है, बैटरी है जिसका ईएमएफ मान लो ई है, ठीक है, जिसका ईएमएफ मान लो ई है, या फिर एक रेजिस्टर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसमें मैंने एक सेल लगाया ये वाला जिसका ईएमएफ है ई, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है आई, और इसके अक्रॉस जो रजिस्टर है या अप्लायंस है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो है वी। तो एफिशिएंसी, इस सेल का एफिशिएंसी कितना होगा? एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अब आउटपुट पावर इक्वल टू कितना होता है? आउटपुट पावर का होता है V इंटू आई, पावर इक्वल टू VI होता है ना, तो V इंटू आई, और इनपुट पावर कितना होता है? जो सेल इनपुट दे रहा है EMF इंटू आई, तो E बाय आई, तो IA गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना? V बाय E, ये बचा, और V इक्वल टू क्या होता है? IR, और EMF इक्वल टू क्या होता है? I इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो II गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना? R बाय R प्लस R। तो एफिशिएंसी ऑफ ए सेल कितना हो गया? R बाय R प्लस R, ये उसका एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक थ्योरम आता है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। पहले इसको लिख लो, ये क्या होता है ये थ्योरम, मैं लिख देता हूं फिर समझा दूंगा। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या बोलता है? मैक्सिमम पावर थ्योरम ये बोलता है द आउटपुट पावर ऑफ ए सोर्स, जो सोर्स है, जो आपको जिसमें से आप करंट पास करवा रहे हो, या बैटरी या सेल, जो भी बोल दो, द आउटपुट पावर ऑफ ए सोर्स ऑफ EMF इज मैक्सिमम। आउटपुट पावर मैक्सिमम होगा कब? व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो बाहर वाला रेजिस्टेंस है, वो इन द सर्किट इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो एक सेल का मैक्सिमम पावर कब होगा? जब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ बराबर हो जाए, ये मैक्सिमम पावर थ्योरम बोलता है। अब इसको प्रूव भी करते हैं। ठीक है, मान लो ये वही सर्किट है, ठीक है, जिसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लो R है, और EMF सेल ये लगा हुआ है, और इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो स्मॉल r है। तो करंट हमारा कितना हो जाएगा? I विल बी इक्वल टू EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस स्मॉल r, ये होगा या नहीं होगा? अब पावर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू, तो क्या बोल रहा था? हाँ, तो मैक्सिमम पावर थ्योरम में मान लो ये सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस R है, इसमें EMF E है, और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। तो करंट इन द सर्किट या करंट इस सर्किट में कितना हो जाएगा? टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है? ये रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया। तो पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा? पावर P इक्वल टू हमें पता है I स्क्वायर R होता है, तो I स्क्वायर के जगह पे ये अगर डाल दें तो क्या हो जाएगा? E बाय R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू R, ये होगा या नहीं होगा? तो दैट विल बी इक्वल टू EMF का स्क्वायर इंटू R डिवाइडेड बाय R प्लस R का होल स्क्वायर। तो
तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, ई स्क्वायर आर बाय कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर माइनस 4 और कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? मैंने यहां पे क्या किया, इसको r प्लस आर का होल स्क्वायर को r माइनस आर के फॉर्म में लिख दिया। अब क्यों लिखा वो दिखाता हूं। हमें क्या प्रूफ करना है कि मैक्सिमम पावर कब होगा, मैक्सिमम पावर थ्योरम कब होगा, मैक्सिमम पावर थ्योरम तभी होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। तो ये होने के लिए मैंने यहां पे क्या किया, R प्लस आर का होल स्क्वायर जो है उसको मैंने R माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू कैपिटल R, 4 इंटू कैपिटल R इंटू स्मॉल r लिख दिया। ठीक है, तो ये मिनिमम कब होगा, जब R माइनस power will be maximum, P will be maximum if R minus small r is equal to 0। अगर ये 0 हो जाए तो that implies कितना हो जाएगा, कैपिटल R is equal to small r, और यही हो गया। तो मैक्सिमम पावर के लिए क्या होना चाहिए, कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r, और वही चीज हमें प्रूव करना था मैक्सिमम पावर थ्योरम से। समझ में आया या नहीं आया? कब होगा, जब कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r हो जाएगा। तो कितना मैक्सिमम होगा या कितना होगा, तो P max विल बी इक्वल टू कितना है, पावर का फॉर्मूला क्या निकला था, ये ई स्क्वायर आर बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, ये निकला था। अब इस कैपिटल R के बदले मैं अगर स्मॉल r डाल दूं तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर स्मॉल r डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर, मतलब 4r का स्क्वायर, ये होगा। तो r और यार यहां से गेट्स कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r। तो पावर मैक्सिमम हमारा कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर ईएमएफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल 4 इंटू स्मॉल r या इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आया या नहीं आया? मैक्सिमम पावर थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें, मैं छोटा सा चीज देखना चाहता हूं। एफिशिएंसी ऑफ सोर्स इतना है, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ सोर्स तो इतना है। अब जब एक बैटरी, एक सेल अगर मैक्सिमम पावर दे देता है, ठीक है, वो अगर मैक्सिमम पावर सप्लाई करता है तो उसका एफिशिएंसी कितना होगा, मतलब वो कितना एनर्जी एक्चुअल में खर्चा कर रहा होगा, वो जरा देखते हैं। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी इधर किधर लिखे, ये वाला पार्ट मिटा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए मैक्सिमम पावर का होना जरूरी है ना। एफिशिएंसी हमने क्या निकाला था, एफिशिएंसी ऑफ द सेल R बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और मैक्सिमम व्हेन मैक्सिमम पावर P मैक्स हमें मिलता है, उसका कंडीशन क्या है, R इज इक्वल टू स्मॉल r, ये होना चाहिए। तो अगर मैं एफिशिएंसी के जगह पे कैपिटल R के जगह पे स्मॉल r डाल दूं तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r बाय 2r विच इज इक्वल टू 1/2 विच इज इक्वल टू कितना, 50% होगा। तो अगर एक सेल अपना मैक्सिमम पावर दे रहा है, एक सेल अगर मैक्सिमम पावर दे रहा है तो वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, वो बस 50% अपना एनर्जी दे रहा है, और बाकी 50% इन द फॉर्म ऑफ हीट खत्म हो जा रहे हैं। तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो अगर एक सेल मैक्सिमम पावर दे रहा है तो वो उसका एफिशिएंसी कितना होगा, उसका एफिशिएंसी 50% होगा, 50% होगा। बाकी का जो एनर्जी है वो रेडिएट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ हीट, ये बोल सकते हो वेस्ट हो जाता है। तो इसी के साथ आपका जो ये सेल वाला कहानी है, ठीक है, जो सेल वाला कहानी है वो खत्म होता है। सेल के बारे में हमें जितना पढ़ना था, पावर के बारे में जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। अब ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करके हम और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप एम कर रहे हो, अगर आप चाहते हो आप इंजीनियरिंग में जाके कुछ करो, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो पहला सेमेस्टर में या पहले साल में आपको केसीएल केवीएल जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे कैसे जरूरत पड़ेगा, या फिर जब मैं पढ़ाऊंगा केसीएल केवीएल तब बात करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम केसीएल पढ़ेंगे या फिर बोल सकते हो किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपना फीडबैक जरूर बताना, ताकि मैं अपने आप को भी सुधार सकूं और आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट बना सकूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं हर रोज आप लोगों के लिए पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस फिजिक्स और मैथ्स का रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।